तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं किरण जुनेजा आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट शो में, जिसका नाम है कोशिश से कामयाबी तक, जिसमें आपकी मुलाकात होती है एक ऐसे कलाकार से जो अपनी कोशिशों से कामयाबी की मंजिल तक पहुँचता है। हमारी आज की मेहमान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो बॉलीवुड का हिस्सा बनेंगी, पर जब उन्होंने इस फील्ड में कदम रखा तो कोई कसर नहीं छोड़ी और आज उनका शुमार इस वक्त की सबसे टैलेंटेड और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में गिना जाता है। दोस्तों, हमारी आज की मेहमान के लिए नो का मतलब नो ही है। जब इन्होंने तय कर लिया कि इनको ये करना है तो बस करना है, और जब तय कर लिया कि नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। हमारी आज की मेहमान का जन्म दिल्ली के एक खाते पीते पंजाबी परिवार में हुआ। बचपन में फिल्में देखने का शौक जरूर था, पर फिल्मों से जुड़ने का ख्वाब दूर दूर तक नहीं देखा था। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी। बड़े होते होते इंजीनियरिंग पूरी की और एक बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब भी लग गई। कॉलेज के दिनों में पॉकेट मनी के लिए शौकिया तौर पर मॉडलिंग शुरू की और फिर एक दिन अचानक फिल्मों के ऑफर्स आने लगे, वो भी साउथ के बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस से। शौकिया तौर पर ही फिल्म साइन कर ली और फिल्म पूरी होते होते 3 और फिल्में भी साइन कर ली। साउथ की भाषा का ज्ञान न होते हुए भी इनके काम की तारीफ हुई। हिंदी फिल्मों के ऑफर्स भी आने लगे। इनकी पहली फिल्म थी चश्मे बद दूर, जिसे डायरेक्ट किया था सुपरहिट डायरेक्टर डेविड धवन ने। फिल्म सफल रही, पर इस हीरोइन को वो तारीफ नहीं मिली जिसकी सबको उम्मीद थी। कुछ समय बाद आई अक्षय कुमार की फिल्म बेबी और सुजीत सरकार की फिल्म पिंक में दर्शकों ने देखा कि उनके सामने एक बहुत ही सशक्त और संवेदनशील अभिनेत्री है, जिसके अभिनय में बहुत दमखम है। और इसके बाद फिल्म जुड़वां देख के दर्शकों को लगा कि ये एक संवेदनशील अभिनेत्री होने के साथ साथ एक ग्लैमर गर्ल भी है। दोस्तों, हमारी आज की मेहमान है आज के समय की एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस तापसी पन्नू। तो ये थी तापसी पन्नू। आइए अब उनसे मिलते हैं और बातें करते हैं। हाय तापसी। Hi. How are you? I'm very good. How are you? Good to see you. Good to see you. तापसी, मेरी तरह आप भी दिल्ली से हैं, अच्छा. राइट? Yes. तो बचपन दिल्ली में कैसा गुजरा, उसके बारे में कुछ बताइए। बचपन एक्चुअली बहुत ही मतलब नटखट का एक लेवल ऊपर होता है ना, उस तरीके से था। घर में एक्चुअली भाई नहीं है कोई, हम दोनों बहनें हैं, तो मेरे को नहीं लगता घर वालों को कमी महसूस हुई कि घर में कोई एक शैतानी करने वाला लड़का मौजूद नहीं था। क्योंकि मेरा खेलने कूदने का जो स्वभाव होता था, या टॉमबॉयिश, हाँ, मतलब वो वर्ड मुझे इतना नफरत लगता ना। टॉम बॉयज में लड़की थी, बट मेरे को आउटडोर वाली एक्टिविटीज बहुत पसंद होती थी। मैं खेलती थी रोड साइड सड़क पे, जैसे पिट्ठू एंड ऑल गेम खेलते हैं, इस तरह की गेम्स खेलती थी। तो लोगों को लगता था कि ये इतना इंटरेस्ट इस लड़की को 11वीं क्लास तक ऐसी गेम्स में कैसे। तो उस तरह का बचपन बड़ा खेलते कूदते वाला। मेरे घर वाले भी, मतलब वो कभी ऐसे रोका नहीं उन्होंने मुझे कुछ खेलने के लिए, क्योंकि उनको नंबर चाहिए होते थे और वो आ जाते थे मेरे नंबर। पढ़ाई में तुम हमेशा बहुत ब्रिलियंट रही, राइट? हाँ, क्योंकि मुझे शौक रहा है पढ़ाई का बचपन से। कभी किसी को बोलना नहीं पड़ा कि नहीं बैठ के पढ़ो, नहीं बैठ के ट्यूशन जाओ। मैंने कभी ट्यूशन नहीं अटेंड करी इस वजह से, क्योंकि शौक था पढ़ाई का। और वो घर वालों ने देखा और तभी उन्होंने फिर कभी रोका नहीं। कुछ भी जो करना होता था मैं करती थी। तो मैंने सुना है कि आपने बहुत सारी पढ़ाई की, काफ़ी कुछ किया, और फिर इंजीनियरिंग की इंद्रप्रस्थ कॉलेज से, और फिर आप फिल्मों में आ गई। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि स्कूल खत्म होने के बाद जब कॉलेज करा, उस टाइम मन था इंजीनियर बनने का, क्योंकि मैथ्स बड़ी पसंद होती थी, फिजिक्स बड़ी पसंद होती थी। तो मैं सोचा इंजीनियरिंग है वो बड़ा मज़ा आएगा करने में। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी कश्मीरी गेट में एडमिशन मिल गया था। तो मैं अटेंड करना शुरू कर दिए कॉलेज मैंने। और दूसरे ईयर में जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो 9 से 5 की नौकरी है शायद मैं कर ना पाऊँ। हालांकि मुझे शौक है कंप्यूटर्स का, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रही थी मैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
शौक तो है, बट मुझे नहीं लगता मैं ये शायद जॉब कर पाऊंगी, तो कुछ और करते हैं, शायद और पढ़ते हैं। तो MBA पढ़ने का सोचा उस समय, बट अभी 2 साल बाकी थे इंजीनियरिंग के, कोई 4 साल की पढ़ाई होती थी। तो मैंने कहा चलो ये ख़त्म करते हैं अच्छे से। बीच में जो कॉलेज जाते हैं, अब यूनिफॉर्म से बाहर आ जाते हैं, अब आप तुम अपने मन चाहे कपड़े डाल सकते हैं, पहन के घूम सकते हैं जहाँ चाहे। तो वो जब शौक होते हैं, वो नए नए कपड़े पहनने के शौक आते हैं उस टाइम पे, तो मेरे को था कि मैं जाके कुछ चीज़ें खरीदूं, नहीं अपनी मतलब और पॉकेट मनी होती थी, वो मावा को बता के वो कहेंगे इतने पैसे क्यों खर्च करने हैं, हर बार न्यू कपड़े जूते क्यों लेने हैं। तो मैंने सोचा कुछ अपने आप कुछ कहते हैं ना साइड जॉब टाइप कुछ करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा बहुत पैसे आएंगे। तो किसी ने सजेस्ट किया कि भाई तुम ठीक ठाक दिखती हो तो मॉडलिंग करते हैं, थोड़ा बहुत प्रिंट मॉडलिंग करके ऐड के पैसे मिल जाएंगे। तो वही करी, फोटोग्राफ्स खिंचवाई, और जिस दिन पोर्टफोलियो खिंचवाया पापा से छुपा के मम्मी की हेल्प से, उसी दिन शाम को मैंने एक नेटवेयर की ऐड कर दी। तो वो उस समय जितने 4-5 हज़ार रुपए मिले थे उस ऐड के, उससे लेके मैंने अगले कुछ 1 साल तक मैंने एड्स करनी शुरू कर दी। तो वैसे तो आपकी बातों से तो ये लग तो रहा है कि मम्मी तो आपको हमेशा सपोर्ट करती थी। हाँ जी, हाँ तो जी। पापा का क्या रिएक्शन था? पापा सर्विस में थे, राइट? पापा एक नॉर्मल जॉब करते हैं, एक रियल एस्टेट कंपनी करते थे, अभी इसी साल रिटायर हुए हैं। तो एक रियल एस्टेट कंपनी के अंदर एक नॉर्मल फाइनेंस संभालते थे उनका कंपनी का। वो 33 साल से एक ही कंपनी में नौकरी कर रहे हैं। उनका ओहदा बढ़ता गया, बट उन्होंने जो वो सेफ्टी वाली नौकरी है ना, जिसमें एक सैलरी आती है हर महीने, तो वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपने फादर का बिजनेस भी अपने भाई को दे दिया, ये सोच के कि भाई मुझे बिजनेस का स्ट्रेस नहीं लेना, मुझे एक फिक्स सैलरी चाहिए इस एक मंथ के एंड में। तो वो इतने ज्यादा मतलब सेफ खेलने वाले इंसान है जिन्होंने नौकरी बदलने की भी कोशिश नहीं करी कभी। हाँ। तो वो 35 साल नौकरी करने के बाद अभी रिटायर हुए। तो एक ऐसे इंसान के लिए ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था कि उसकी लड़की जो अच्छे नंबर ला रही है, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई में डब्बा बोला मेरा, कि उनको लग रहा है कि कुछ और ही कर ले बेटर है, तो वो अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं, इसको अचानक से इसको कौन सा ये कीड़ा काटा है मॉडलिंग का। तो वो उनको एकदम से डाइजेस्ट नहीं हुई, वो अखरती थी उनको बात बहुत ज्यादा। तो स्टार्टिंग में तो कहते ना स्लीपलेस नाइट्स, मतलब रात रात नींद नहीं आती थी उनको जब पता चला कहाँ जा रही है, क्या कर रही है ये लड़की। और उनको ये पता था कि मैं इतनी ज्यादा बहसबाजी करने में उस्ताद थी। बहसबाजी इन द सेंस के मुझे आप बताइए आप क्यों नहीं करवाना चाहते मुझसे ये, मतलब आपको प्रॉब्लम क्या है, मुझे एक लॉजिक दीजिए, मेरे को रीजन से समझाइए, मैं समझ जाऊंगी। अगर आप कहेंगे ये नहीं करना तो मैं मानूंगी नहीं ऐसे, तो आप मुझे रीजन देके समझाएंगे कि ये इसलिए करना होता है या इसलिए नहीं करना होता, तो मैं समझूंगी। उनके पास कोई रीजन मुझे दे नहीं रहे थे, बस नहीं करना है, ये अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? उनके पास कोई रीजन था नहीं, क्योंकि उन्होंने खुद तो कभी कुछ किया नहीं इस फील्ड में। जो पढ़ा देखा टीवी या न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, उन्होंने उस पर डिसीजन बना के बोला अच्छा नहीं है। तो इस चक्कर में उनसे काफ़ी लड़ाइयाँ, काफ़ी बहसबाजी हुई काफ़ी टाइम, जब तक उन्होंने देखा कि यार लड़की के नंबर तो आ रहे हैं अभी भी। तो धीरे धीरे बात करते करते उनसे ये रियलाइज हुआ कि उनको डर था मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के कहीं सब कुछ मतलब छोड़ छाड़ के कहीं बॉम्बे ना चली जाऊं, या मतलब यही ना शुरू कर दूं फुल टाइम। तो मैंने उनको समझाया कि पापा ये मेरे लिए पार्ट टाइम है, मेरे लिए ये शौकिया तौर पे कर रही हूँ मैं, मुझे खुद पढ़ाई में इतना शौक है कि आपको कभी बोलने की जरूरत ना पड़ेगी कि पढ़ाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो धीरे धीरे उनको रियलाइज हुआ कि हाँ ये छोड़ नहीं रही है पढ़ाई। मेरी तीसरी साल के अंदर मेरी इन्फोसिस में जॉब लग गई थी, कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी। तो हर चीज का प्रूफ मैं उनको देती रहती थी कि ये देखिए मैं पढ़ाई में इंटरेस्टेड हूँ, बट मेरे को जो करना है प्लीज मुझे करते रहने दीजिए। तो उसके बाद फिर उन्होंने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं बोला। ये बताइए कि आपने शायद थोड़े टाइम एक जॉब भी की। मैंने इन्फोसिस में मुझे जॉब मिली थी, सिर्फ इसलिए ली थी मैंने वो जॉब, मतलब एक्सेप्ट करी थी इन द सेंस अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था घर पे, इसलिए कि दिखाने के लिए अगर मैं चाहूँ तो मैं जॉब ले सकती हूँ, बट मेरे को करनी नहीं है, क्योंकि मेरे को शुरू से सेकंड ईयर में जैसे मैंने बताया मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे 9 to 5 की जॉब करनी नहीं है। तो वो सिर्फ घर वालों को, खानदान को दिखाने के लिए, जो ऐसा ना कहे कि लड़की इसलिए कुछ और कर रही है कि इसको जॉब नहीं मिली या कुछ कर नहीं पाई। तो आपने फिर मॉडलिंग में काफी सीरियसली काफी मॉडल किया होगा, और कौन से प्रोडक्ट्स की मॉडलिंग मैंने बहुत सारे ब्रांड्स करे, क्योंकि दिल्ली से बाहर जाना तो मुझे अलाउड था नहीं, वैसे ही छुप छुपा के मैं जाती थी एड्स करने के लिए। तो बाहर जाना तो बिल्कुल ही सवाल ही नहीं उठता था। तो इसे मॉडलिंग करती थी, जैसे कभी किसी टेलीकॉम नेटवर्क की ऐड हो गई, किसी फोन की ऐड हो गई, कपड़ों की बहुत होती है, बहुत सारे ब्रांड्स के कपड़ों की मैंने ऐड करी है। वो बड़े बड़े बैनर्स लगते थे दिल्ली के अंदर, काफी अच्छी ब्रांड्स थी, बड़ी ब्रांड्स थी। तो वो पापा के फ्रेंड्स भी देखने लगे, कुछ मैगजीन्स के कवर्स भी करे मैंने। तो वो सब मेरे फादर के फ्रेंड्स ऑफिस में देखने लग गए, तो उनको बताते हैं आपकी लड़की की फोटो आई है ना।
तो आई थिंक वो भी देख के उनको धीरे-धीरे लगा उनको कि अच्छा लगने मतलब लगा। जो कर रही है अच्छा कर रही है, कुछ मतलब अजीब नहीं कर रही है। सो आई गेस वो इस तरह से बड़ा सब कुछ। तो आपने शुरू तो मॉडलिंग की खाली कुछ पॉकेट मनी कमाने हाँ के लिए, जी। हाँ, ताकि अच्छे कपड़े ले लें, कुछ हाँ जूते जी। ले लें, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है आप उसे एंजॉय करने लगी एंड यू नो। दी मॉडलिंग तो एक्चुअली ऑनेस्टली कभी इंजॉय नहीं करी, इनफैक्ट इसलिए मैंने बंद कर दी थी थोड़ा टाइम बाद। मेरे को लगता था कि मेरी फोटो है बट मतलब लोग मेरे को नहीं कपड़ों को देख रहे हैं या उस प्रोडक्ट को देख रहे हैं जिसकी मैं एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, मतलब मेरी खुद की आइडेंटिटी नहीं है। मुझे लगता था पर्सनली एज अ मॉडल मेरे को एज तापसी नहीं जानते मुझे, वो इस ब्रांड की मॉडल या उस ब्रांड की मॉडल की तरीके से जानते हैं। तो वो चीज़ मुझे ना लगी कि यार ये नहीं कर सकती मैं, और बस सब बहुत हो गया। तो इस वजह से मैंने कहा चलो अब छोड़ दे। बट मैं छोड़ रही थी जब मैं, तो मुझे बहुत फिल्म्स के कॉल आने लग गए, क्योंकि उन्होंने पिक्चर्स मैगजीन्स और बैनर्स पे देखी थी मेरी, तो उन्हें लगा कि ये लड़की सूटेबल है हमारे रोल के लिए। तो मुझे कॉल आने लगे, स्पेशली साउथ से बहुत कॉल आते थे, और वो कहते थे कि भाई, मैंने कहा ना मुझे लैंग्वेज आती है, और मैं उनको सीधा बोलती थी ना मुझे भाषा आती है आपकी, और ना ही मेरे को एक्टिंग आती है, क्योंकि मैंने स्कूल कॉलेज में एक प्ले तक में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो मेरे को नहीं पता मैं कैसे करूंगी। और वो मुझसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि नहीं हम करवा लेंगे, आप आइए तो सही, एक बार ट्राई कीजिए। तो मैंने जब 4th ईयर ख़त्म किया, मैंने कहा चलो 1 साल है अभी MBA की तैयारी करनी है मुझे, तो ट्राई कर लेते हैं। वैसे भी साउथ में कुछ ट्राई करके वापस मैंने दिल्ली आके MBA करना ही है, किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसे सोच के मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं। तो वो ट्राई करने पहुंच गई, 2 फिल्में साथ में साइन कर ली, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया मैंने, एक तेलुगु एक तमिल, दोनों का एक स्केड्यूल उसका एक स्केड्यूल उसका करते करते मैंने जब एक्चुअली पहली बार कदम रखा तमिल फिल्म के सेट पे, मैंने रियलाइज किया कि मैंने कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर लिया है, क्योंकि मतलब ना कभी एक्टिंग करी इससे पहले, भाषा का कुछ समझ नहीं आ रहा। जब आप गई तो फादर का क्या रिएक्शन था? मतलब ये तो चलो ठीक था कि दिल्ली में कर रही थी, हाँ। अब सडनली आप पहुंच गई हैदराबाद। हाँ जी। तो बहुत बड़ा स्टेप है। और मम्मी साथ गई क्या, यू नो, एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड कि मैं साथ रहूंगी, या आप अकेली गई? नहीं, मैं अकेली गई। और मैं शुरू से मतलब पता नहीं क्यों मेरे को, ऑब्वियसली मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली से, वो मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है या स्ट्रेंथ मान लीजिए। बट मैं कभी भी ना ये नहीं सोचती कि मतलब मैं जहाँ जाऊँ मैं अब मेरी लाइफ है, कुछ चीज़ें मेरे को खुद अकेली करनी है। अगर कुछ परेशानी होगी ऑब्वियसली वो हमेशा रहेंगे वहाँ पे, मुझे पता है। बट वो काम के दौरान जब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, मैं अपने आप कर सकती हूँ, अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। और उन्होंने भी रिस्पेक्ट किया, कभी उन्होंने बोला नहीं कि मम्मी आए या मैं चलती हूँ साथ में, कभी नहीं कहा उनको। आई थिंक पता था कि मेरी बेटी खुद को संभाल लेगी। और पापा वाज ओके विद इट? पापा वाज ओके विद इट बाय उस समय तक वो यूज्ड टू हो गए थे मेरी मॉडलिंग थोड़ी बहुत देख के, और उन्होंने ये देख लिया था कि मेरा एजेंडा है कि MBA करनी है अगले साल और मुझे पढ़ना है। मैं किताबें बकायदा अपने साथ लेके गई थी MBA प्रिपरेशन की, कैट की, जब मैं सेट पे गई थी वहाँ पे शूट करने साउथ में, तो उनको मैंने बोल रखा था मैं आके दूंगी एग्जाम, तो वो सेटिस्फाइड थे ये सोच के। तापसी, और बहुत सारी बातें आपके बारे में हम जानेंगे, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। कोशिश से कामयाबी तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक, और आज हमारी मेहमान है प्यारी सी खूबसूरत तापसी पन्नू। तो तापसी, हैदराबाद के बारे में बताइए कुछ। जब आप वहाँ गई, कौन सी फिल्म थी, क्या था, किसके ऑपोजिट थी, और एक्सपीरियंस कैसा रहा, गाने वगैरह? तो वहाँ पे पहला स्केड्यूल का पहला दिन ही मैं अरकू वैली में गई थी शूट करने के लिए। वो एक हिल स्टेशन है आंध्र प्रदेश में। वहाँ पे जाके हमने पहला दिन ही मेरे शूट का गाना था, और वो राघवेंद्र राव जी ने मुझे लॉन्च किया था तेलुगु में। वो बहुत ही बड़े डायरेक्टर है वहाँ के, 105th फिल्म थी उनकी जब उन्होंने मतलब वो ऐसे डायरेक्टर है जिनका ये माना जाता है जिस हीरोइन को वो लॉन्च करते हैं वो आगे चल के बहुत बड़ी स्टार बन जाती है। ये मैंने सुना था उस समय, क्योंकि उन्होंने जैसे नाम श्रीदेवी जी को उन्होंने लॉन्च किया, उन्होंने जयसुधा जी को लॉन्च किया, सो काफ़ी बड़ी हीरोइनों को उन्होंने लॉन्च किया था। सो उनके साथ पहले दिन सेट पे, और वहाँ पे ना एक तरीका होता है साउथ में गाने शूट करने का, जो कि हम लोगों ने शायद बचपन में जिस तरीके से जिस टाइम पे मैंने गाने देखे हैं जिस तरह के, वैसे नहीं देखे थे पहले। तो वो देख के उस टाइम मुझे बड़ा कंफ्यूजन होता था कि ये किस तरह का डांस और किस तरह के गाने, वो मेरे लिए सब कुछ बहुत ही नया था। लैंग्वेज नहीं थी, एक्टिंग नहीं थी, उस तरह के गाने नहीं थे। और पहली पिक्चर ख़त्म होते होते मतलब मेरी इतनी अच्छी इक्वेशन हो गई थी सबसे आसपास कि मैंने डिसाइड किया हैदराबाद तो अच्छा लग रहा है, यहाँ पे रह सकते हैं।
और क्योंकि मुझे दिल्ली से हैदराबाद और चेन्नई आना बहुत लंबा पड़ता था हर बारी फ्लाइट से, तो मैंने कहा काम करते हैं हैदराबाद ही रहते हैं, 1 घंटे की फ़्लाइट है चेन्नई, और वरना हैदराबाद में तेलुगु फिल्म्स हाँ यहाँ पे शूट होती हैं। तो फिर मैं हैदराबाद, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट फिल्म मैं हैदराबाद ही शिफ्ट हो गई थी, एक घर ले लिया मैंने वहाँ पे, और 3 साल उसके बाद मैं वहीं हैदराबाद में रही। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। दिल्ली के बाद मुझे लगा एक और ऐसी जगह जिसको मैं घर मान सकती हूँ, वो ऐसी फीलिंग देती थी हैदराबाद मुझे। बहुत दोस्त बनाए, बहुत फिल्में करी वहाँ पे, लैंग्वेज सीख ली मैंने तेलुगु, और डब करी फिर अपनी फिल्में खुद। तो बहुत पहली फिल्म से ही आपको मेरे ख्याल में 3 फिल्में मिल गई थी। पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही, क्योंकि वो नाम इतने बड़े थे, राघवेंद्र राव जी लॉन्च कर रहे हैं एक नई हीरोइन इतने सालों बाद, और वो हीरो थे मेरे मनोज मंचू जो मोहन बाबू जी के सन हैं, वो मोहन बाबू जी का प्रोडक्शन हाउस था। सो वो जो बस थी उस फिल्म के अराउंड वो बहुत हाई थी, तो वो इस वजह से मेरे ख्याल से 3 पिक्चरें मेरी पहली फिल्म रिलीज होने से पहले ही साइन हो चुकी थी, और एक तमिल में मैं कर ही रही थी साइड बाय साइड। फर्स्ट फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट रही। हाँ जी हाँ, दोनों तमिल तेलुगु में जो दोनों मेरी पहली पिक्चरें थी काफी बड़ी हिट रही, और शायद वही बहुत बड़ा कारण है कि मैंने कंटिन्यू करा आगे। ऑनेस्टली मैं सबको ये बोलती हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था और ना ही मैं चाहती थी कभी हीरोइन बनना। अगर मेरी पहली पिक्चरें सक्सेसफुल नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है नहीं हो रही, मतलब मेरे लिए नहीं बनी है ये चीज़। तो मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर हाँ, मेरे को वैसे भी MBA करनी थी आगे जाके, तो आई थिंक वो पहली फिल्म चलना बहुत बड़ा कारण था कि मैंने सोचा कि अच्छा ऐसे चल पड़ी। जब मैंने प्लान नहीं किया था तो एक काम करते हैं, अच्छे से प्लान करके या अच्छे से रिहर्सल करके। ये कहा है ना कि आप जो भी प्लान करती है वो कभी होता नहीं होता है। आई नो, बट मैं सीखती रही हूँ, मैं फिर भी प्लानिंग करती रहती हूँ, और हर बारी मुझे डेस्टिनी यही बताती है कि नहीं होगा वो जो प्लान कर रही हूँ। पर आप कंफ्यूज थी थोड़ी सी जब कॉलेज, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं हाँ जब हम स्कूल खत्म करते हैं, सडनली फ्रीडम मिल जाता है और समझ नहीं आती कि करना क्या है। आपने भी काफी करियर्स के बारे में सोचा, थोड़ा ये किया, थोड़ा उसके बारे में बताइए। वो ना स्कूल के समय था काफी कंफ्यूजन, कभी मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, कभी कुछ। फिर मैंने इंजीनियरिंग, जब मैंने नॉन मेडिकल ली उस समय मेरा फोकस था मेरे को फाइटर प्लेन का पायलट बनना है। पता चला उस समय अलाउड नहीं है लड़कियों को फाइटर प्लेन का पायलट, अब जाके लड़कियां अब बनी है पहली फाइटर प्लेन की पायलट इंडिया से, उस समय नहीं था। तो जैसे ही मैंने नॉन मेडिकल ले ली उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो अलाउड ही नहीं है। मैंने कहा अब ले लिया, अब यही करते हैं। तो वो ऐसे मेरे काफी प्रोफेशन थे। फिर इंजीनियर बनना था, इंजीनियरिंग करते हुए मुझे MBA करनी थी, तो वो हर बारी मेरा जो था जॉब प्रोफाइल दिमाग में चेंज होता रहता था, और बनी मैं ऐसा जॉब आया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा और चाहा था कि मैं यहाँ होंगी। अच्छा, साउथ की जो फिल्में की अलग टाइप की थ्रिलर, रोमांटिक, कॉमेडी, या आप एक टाइप की हीरोइन बन गई थी? अलग अलग। जैसे तेलुगु के अंदर मुझे बहुत ग्लैमरस हीरोइन माना जाता था, क्योंकि एक तो डेब्यू ऐसी फिल्म से हुआ जिसके अंदर एकदम ग्लैमरस दीवा टाइप ऑफ रोल था, और मतलब वैसी पिक्चरें मेरी ज्यादा चली जिसके अंदर मेरा काफी ग्लैमरस रोल था। तमिल के अंदर मैंने एक एंग्लो इंडियन लड़की का कैरेक्टर निभाया था, एक उसको 6 नेशनल अवार्ड मिले थे उस फिल्म को, धनुष के साथ थी वो मूवी मेरी, 2011 में रिलीज हुई थी वो। उसके अंदर इतना सादा सा रोल था कि वो लोग मुझे फिर या तो NRI या एंग्लो इंडियन, मतलब जो वहाँ की नहीं हो एक्चुअली, जिसको वहाँ की कन्वेंशनली नहीं मानते हो, ऐसा कैरेक्टर देने लगे। तो मेरी इमेज ना दोनों जगह पे काफी अलग थी। एक जगह प्रॉपर ग्लैमरस डॉल, एक जगह प्रॉपर मतलब एक यहाँ से हट के कहीं और से आई है वो वाली लड़की। सो इस तरह की इमेजेस। अच्छा, वहाँ आप इतनी सक्सेसफुल थी, तो फिर ये मन में कब आया और क्यों आया कि मुझे बॉलीवुड में जाके काम करना है और मुझे हिंदी फिल्मों में काम करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ भी मेरी लाइफ में ऐसा नहीं होता जो मैं प्लान करती हूँ। तो बिल्कुल प्लानिंग नहीं चल रही थी कि बॉलीवुड के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि उस समय मुझे याद है मेरी 7 पिक्चरें रिलीज हो रही थी एक साल में, तो मैं लिटरली डबल शिफ्ट में काम कर रही थी उस साल, क्योंकि उस समय ऐसा लगता था कि जो बड़े नाम से ऑफर आ रही है वो पिक्चर कर लो। मुझे यही बताया जाता था कि ऐसे ही होता है, मतलब हीरोइनों का नाम, अभी तुम बड़े हीरो के साथ या बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करोगे तो ही तुम्हारा नाम होगा। तो मैं सब कुछ कर रही थी, तो इतना ज्यादा काम कर रही थी कि समय ही नहीं था कुछ प्लान करने का। फिर एक दिन कॉल आया कि आपको डेविड धवन जी मिलना चाहते हैं, हिंदी की फिल्म है चश्मे बदूर का रीवैम्प्ड वर्जन बना रहे हैं, और एक हमारे को ना प्रीति जिंटा का यंगर वर्जन, उस तरह की लड़की चाहिए, और आपका रिकमेंडेशन आया, एक साउथ के ही डायरेक्टर हैं पुरी जगन्नाथ जी, उन्होंने आपका नाम रिकमेंड किया है, तो आप मिलेंगे डेविड सर से? तो मैंने कहा बिल्कुल मिलूंगी। जाके मिली उनसे,
और उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवाई, मेरी फोटोशूट करवाया। थैंक गॉड उन्होंने मेरा ऑडिशन नहीं लिया, क्योंकि मैं आज तक किसी ऑडिशन में पास नहीं हुई हूँ। तो उन्होंने कुछ पिक्चर्स खिंचवाई अलग अलग लुक्स में, उन्होंने कहा हो गया, डन है डन है। उन्होंने कुछ 1 घंटे बाद ही बोले डन है। तो उन्होंने उसके बाद साइन कर लिया मुझे, और चश्मे बदूर में ऐसा मेरा डेब्यू हो गया। लेकिन चश्मे बदूर के बाद मतलब फिल्म इतनी चली नहीं, आपको वो सक्सेस जो देखिए फिल्म तो चली, बट ऐसा नहीं था कि लोग मेरे को देखने के लिए एक्साइटेड हो गए उसके बाद कि भाई हाँ डेविड धवन की कॉमेडी फिल्म है तो वो तो उनका सक्सेस रेट ही बहुत है। बट उसके अंदर ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरा टैलेंट इतना नोटिस कर लिया या मेरे को इतना नोटिस कर लिया कि मतलब मेरे को बहुत ऑफर आने लग गए। मुझे बोला गया था कि भाई आप कुछ मत और साइन कीजिए, आप वेट कीजिए, ये पिक्चर रिलीज होगी उसके बाद मतलब आपको बहुत ऑफर आएंगे, उसके बाद तो आप कुछ साइन करो। तो मैं वेट कर रही थी, मैं साउथ का काम कर रही थी साइड बाय साइड। फिर वो पिक्चर रिलीज हुई, सक्सेसफुल भी हो गई, सबने कहा ओ कंग्रेचुलेशंस, यू नो गुड डेब्यू ये वो। बट उसके बाद अब क्या? तो उसके बाद मैंने कहा अच्छा जो ये दीवा वाले रोल्स हैं, इस तरह के ग्लैमरस रोल्स हैं, उसमें तो ऑलरेडी मुझसे बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी दिखने वाली लड़कियां ऑलरेडी हैं इंडस्ट्री के अंदर जो कि कर रही हैं काम। और वो टैलेंट अभी तक मेरा किसी ने देखा नहीं, क्योंकि उसके अंदर एज सच एक्टिंग टैलेंट लोग मानते नहीं थे, देखा नहीं उन्होंने कुछ मेरा चश्मे बदूर में। तो इस वजह से लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे ऑफर करे तो क्या करें या तो नहीं करें। मतलब किसी ने मुझे रजिस्टर ही नहीं किया था उस समय। तो उस समय मैं हैदराबाद रहती थी और मेरे जो मैनेजर्स एंड ऑल जो मैंने अपॉइंट किए थे यहाँ पे बॉम्बे में, वो मेरा मतलब मुझे कहते थे कि हम आपका नाम पिच कर रहे हैं ये फिल्म के लिए, वो प्रोड्यूसर वो डायरेक्टर, और कभी कुछ होता नहीं था। और मैं उनको ये कहती थी कि आप उन्हें रेगुलर पेमेंट करती थी? मंथली? हाँ जी, जो भी मतलब पीआर के लिए मंथली पेमेंट होता था, और जो मैनेजर्स का होता था कि जब भाई आपको जो भी काम मिलेगा आपको उसमें से हमारे को कुछ कमीशन देना होगा। जो मेरे को ठीक था, मैंने कहा आप काम लेके आइए मैं दे दूंगी। बट वो ऐसे मतलब इतने टैलेंट थे, इतने सारे एक्टर्स थे उनके अंडर कि शायद उनको फर्क ही नहीं पड़ा। भीड़ भड़क में वो 10 फोटोग्राफ दिखाते होंगे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। मतलब तो वो इस तरह से होता है ना जैसे कि तुम भेंडी बाजार में बैठे हो, भाई तुम्हारे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, आप तो आपको जो पसंद है ले लो, इसका नहीं हो रहा तो नहीं चलेगा। तो वहाँ हैदराबाद में बैठे बैठे मेरे को था, आपने मुझे कहा पहली पिक्चर अगर हिट होएगी तो काम मिलेगा, अब तो हो नहीं रहा। तो वो मुझे फोन करके बोलते हैं कि नहीं आपके लिए रिस्पॉन्स नहीं अच्छा आ रहा, आपको कोई मिलना नहीं चाहता। तो मैंने कहा यार ऐसा इतना बुरा होता तो शायद अपनी गाड़ी यहाँ तक नहीं पहुँचती, तो कुछ तो अजीब है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं हो रहा आपसे, आप रहने दीजिए, मैं खुद कर लूंगी जो मैं कर सकती हूँ। आपसे ये नहीं कहा कहीं पे कि आप ना भाभी और बहन के रोल्स के लिए बहुत अच्छी हैं? नहीं, थैंक गॉड ये नहीं बोला। और मतलब मेरे दिल को वो बात नहीं है पता नहीं, मेरे दिल को बहुत धक्का पहुंचा शायद मुझे अगर ऐसा बोल देते तो। बट थैंकफुली ये नहीं बोला उन्होंने, इतना ही बोला था कि आपके लिए रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा, जो कि उस समय मेरे लिए काफी झटका लगा मुझे, क्योंकि मैं हैदराबाद में बैठी थी उन पे भरोसा करके कि वो लोग मेरे करियर की गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। और मैं ना बहुत ट्रस्ट करने वाली इंसान हूँ, जो बहुत आसानी से लोगों पर ट्रस्ट कर लेती है। तो मैं उन पर ट्रस्ट कर रही थी, उन्होंने जब ऐसा बोला तो बड़ा धक्का लगा। फिर मैंने कहा चलिए लगता है अपनी जो लगाम है वो अपने हाथ लेनी पड़ेगी। वो सोच के मैंने कहा अच्छा चलो अब जो होगा अपने हाथ में, अच्छा या बुरा जो होगा मैं खुद डिसीजन लूंगी। फिर मैंने जिन लोगों के साथ काम किया था उन लोगों से मिली आके बॉम्बे, और उन्होंने मुझे पूछा कि अच्छा क्या करना चाहती हो आगे, तो मैंने उनको बताया। तो फिर मुझे एक से दूसरे इंसान ने बोला नहीं उससे मिलो जाके, वो कुछ कर रहा है ये आपके लिए सही रहेगा। ऐसे करके मैंने कुछ 1-2 लोगों से मिली, प्योर रिकमेंडेशन उन लोगों के द्वारा जिन्होंने मेरे साथ काम किया था। तो उस तरह से मुझे पिक्चरें मिली, वही पिक्चरें करी जिन्होंने ऑडिशन नहीं लिया था, क्योंकि मैं ऑडिशन में फेल होती हूँ हर बारी। अच्छा, आपको तो अनलकी भी कहा गया एट वन स्टेज। हाँ जी, वो साउथ में ही इनफैक्ट एक तो वहाँ पे ना मतलब वहाँ पे क्या हम एक्चुअली एज इंडियंस हम बहुत सुपरस्टिशियस लोग हैं। मतलब बिल्ली रास्ता काट जाए तो ये गलत होता है, ये सब हम बहुत मानते हैं। तो उस समय जब मैं बहुत सारी, जिस तरह से मैंने आपको बताया, मैं पिक्चरें सिर्फ बड़े हीरो के नाम पे या बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर के नाम पे उठा रही थी बिना जाने, क्योंकि कभी करियर सोचा नहीं तो कभी जाना नहीं कि कैसे प्लान करते हैं, जो लोग कह रहे थे वो कर रही थी। तो वो उस समय कुछ ऐसा हुआ, 2-3 पिक्चरें ऐसी हो गई, बैक टू बैक फ्लॉप हो गई मेरी साउथ में। और बड़े बड़े हीरोज की पिक्चर थी, बड़े बड़े नाम प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे। तो जब वो फ्लॉप हुई बैक टू बैक, तो सबने बोल दिया कि इस लड़की में प्रॉब्लम है, यानी कि ये जो पिक्चर कर रही है वो फ्लॉप हो रही है। तो मतलब ये इसको आयरन लेग है। आयरन लेग मतलब एक पनौती है बेसिकली, ये जिस पिक्चर में जाती है फ्लॉप हो जाती है।
उस टाइम मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कैसे बनौती हूँ ना। आपने स्क्रिप्टिंग के समय मेरे से कोई डिस्कशन करी। मेरे कुल मिला के कुछ 6 सीन होंगे पिक्चर में और 3 गाने हैं पिक्चर में, उससे ज़्यादा तो मेरी प्रेजेंस भी नहीं है पिक्चर में, वही हीरोइन की प्रेजेंस थी उन पिक्चर में। तो मैं कहाँ से रिस्पॉन्सिबल हुई किसी की पिक्चर फ्लॉप होने के लिए। तो वो उस समय बुरा लगता था कि जो मेरे हाथ में नहीं है चीज़ उसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो गुस्सा आता था उस समय। बट मेरे को ना शुरू से जो मेरे को, अब हम बोलते ना चुल, वो थी कि जब मुझे लोग कहते थे कि ये नहीं होगा या ये नहीं कर पाओगे, तो या तो मुझे रीजन दो प्रॉपर, या तो मैं करूंगी, या नहीं तो मैं करूंगी। तो अब उन्होंने मुझे रीजन तो लॉजिकल कुछ दिया नहीं, बट तुम अनलकी हो, तुम जो पिक्चर करोगे वो फ्लॉप होगी। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैंने बाकी सबकी सुन ली, अब मैं अपना दिमाग लगा के मेरे लिए क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मैं डिसीजन लूंगी मुझे कौन सी पिक्चर करनी है। तो वो मैंने लेना शुरू किया और उसके बाद आई थिंक सब कुछ अच्छा ही गया। और उसके बाद फिर ये सब जो टैग थे वो हट गए मेरे नाम के ऊपर से। तापसी और आपसे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक और हम बात कर रहे हैं तापसी पन्नू से। तो तापसी, ये बताइए कि एक फिल्म डेविड की जो आपने ये फिल्म की, उसके बाद में 1 साल आपके पास काम नहीं था, तो उस 1 साल में आपने क्या किया? उस समय मैं एक दो पिक्चरें साउथ में कर रही थी एंड वही जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जब पहले तो कुछ महीने तो मैंने जिम्मेदारी अपने मैनेजर्स पे छोड़ रखी थी, तो इसलिए मैं बैठ के वेट कर रही थी कि वो मुझे कुछ बताएंगे कि क्या करना है आगे। फिर कुछ महीने बाद जब रियलाइज़ हुआ कि ये तो नहीं कुछ कर रहे हैं, तो फिर खुद आके बॉम्बे मैंने डिसाइड किया मैं लोगों से मिलूंगी जो मतलब इस तरह मेरे साथ काम करने में इंटरेस्टेड होंगे, खुद हाथ पैर मारूंगी। तो वो किया। उसके बाद इस वजह से कुछ 1.5 साल का गैप था बिटवीन चश्मे बदूर एंड बेबी। तो वो 1.5 साल आप बॉम्बे रही मोस्टली? नहीं, बेबी के रिलीज के जस्ट पहले मैं बेबी के रिलीज के दौरान, एक्चुअली शूटिंग के दौरान मैंने मूव किया बॉम्बे, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे अब मतलब लोग मुझसे एक्चुअली ऐसा नहीं है नहीं मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जस्ट मेरे को एफर्ट करना पड़ेगा उसके लिए। तो मैंने कहा वो एफर्ट हैदराबाद में बैठे हुए नहीं होगा। हैदराबाद में और चेन्नई में लोग मुझे ऑलरेडी मेरा काम देख चुके हैं, मुझे जान चुके हैं, बाय गॉड्स ग्रेस थोड़ा बहुत मतलब पसंद भी किया उन्होंने मुझे, काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा रहा है। तो मैंने कहा अब ज़रूरत शायद बॉम्बे को यहाँ पे मूव करके यहाँ के लोगों को अपनी प्रेजेंस फील कराना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा जानते नहीं है मुझे, इसलिए मैंने वो मूव। तो बेबी कैसे मिली थी? बेबी इस तरह से मिली थी, जो चश्मे बदूर के प्रोड्यूसर्स थे उनमें से एक इंसान ने, विक्रम मल्होत्रा नाम है उनका, उन्होंने बताया कि नीरज पांडे जी कोई ऐसी पिक्चर कर रहे हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस टाइम वो वायाकॉम से निकल चुके थे, उन्होंने अपना चालू किया था प्रोडक्शन स्टूडियो। तो उन्होंने कहा कि आप जाके मिलो, एक रोल है बट 10 मिनट का है सिर्फ। उन्होंने मुझे बताया कि 10 मिनट का रोल है बट ये है, या तो आप वाइफ है एक कैरेक्टर और एक ये एजेंट का कैरेक्टर है। मैंने कहा मुझे एजेंट का कैरेक्टर ही अच्छा लगेगा, चाहे 10 मिनट का हो, मुझे एजेंट ही बनना है। जाके मिली मैं, पहले बात तो नीरज सर से मिलना ही मुश्किल था, क्योंकि वो डायरेक्टली ऑब्वियसली मिलेंगे नहीं, ऐसे कोई भी आके कैसे मिल सकता है कि भी मुझे काम करना है आपकी पिक्चर में, और वो भी मैं इतनी नई थी। तो मैंने उनके कास्टिंग डायरेक्टर से मीटिंग करी, उनको बोला प्लीज़ सर को बोलो मुझे एक मौका दे, मैं मिलना चाहती हूँ बस उनसे। तो उन्होंने कहा ठीक है ट्राई करेंगे। मैं उस टाइम घर वालों को विजिट कर रही थी दिल्ली में, मुझे एक दिन से अचानक से फ़ोन आया कि नीरज जी बोल रहे हैं कल का टाइम है उनके पास। मैंने कहा अभी तो मैं दिल्ली आई हूँ बट कोई नहीं मैं आती हूँ। तो मैंने झटपट अपनी फ़्लाइट कराई, उसी दिन सुबह मैं आई, दिल्ली से डायरेक्टली लैंड करती ही नीरज सर से मिलने गई। उन्होंने मुझसे कुछ 10-15 मिनट बात करी, बड़े शांत स्वभाव के इंसान हैं, तो उन्होंने चुप करके मेरी बातें सुनी 15-20 मिनट। उसके बाद उन्होंने कहा देखो ये पेज है, इस लड़की के कैरेक्टर के बारे में बेसिक बताया, आप ये डायलॉग पढ़ लो, फिर उसके बाद स्क्रीन टेस्ट कर लेते हैं। मैंने कहा ओह अब एक और स्क्रीन टेस्ट, तो मतलब फेल होंगी पक्का मैं इसमें, एक और ऑडिशन फेल होने वाला है मेरा। फिर उन्होंने कहा चलो तुम बस अपना डायलॉग बोल के दिखाओ। तो मैंने अपने बस डायलॉग पेज से पढ़े और आधे पेज के बाद ही उन्होंने कहा बस हो गया जाओ बताएंगे तुम्हारे को। मैंने कहा या तो बहुत अच्छा हो गया या बहुत ही खराब हो गया कि आधे पेज के बाद उन्होंने बोला बस। जब तक मैंने डायरेक्टली वहीं से फ्लाइट ली, दिल्ली लैंड किया, और जैसे ही घर जा रही थी रास्ते में कॉल आया कि आपका फाइनल हो गया है, ये डेट्स है, आप ये मतलब आगे बात करते हैं। मैंने कहा चलो, पहली बार वो एक ऑडिशन काइंड चीज जो भी थी, वो भी ऑडिशन नहीं था, कैमरा नहीं था, वो सामने बिठा के पेपर पर पढ़वाया था उन्होंने मुझसे।
वो पहली बार क्लियर हुआ था मेरा कुछ ऐसा। जो मैं आपकी नेचर समझ रही हूँ कि आप हमेशा चैलेंज लाइफ में लेना पसंद करती हैं, हाँ वो मैंने देखा है कि जो नहीं हो सकता वही मुझे करना है। मुझे लगता है कि आपने शायद उस एजेंट का रोल इसीलिए लिया कि अक्षय कुमार के ऑपोजिट मुझे एक्शन करना हो, मतलब तो इट इज़ रियली अ चैलेंज, यू नो। तो आपने उसे कैसे डील किया, हाउ वर यू एबल टू डू इट? ये तो बात सच है कि इस तरह के मुझे जब कुछ चैलेंजिंग चीज़ मिलती है ना, मेरे को लगता है लाइफ में एक्साइटमेंट वही है और मैं वो एक्साइटमेंट के पीछे ही भागती हूँ। तो जब मुझे पता चला एक तो अक्षय कुमार जी की पिक्चर जो मतलब एक्शन के बादशाह हैं वो एकदम, तो उनकी पिक्चर के अंदर एक लड़की को एक्शन करने का मौका मिल रहा है, वो फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है, और वो भी मेरा सोलो एक्शन सीक्वेंस जिसमें सिर्फ मैं लड़ूंगी, मैं विलन को पिन डाउन करूंगी। तो मैंने कहा ये तो बात ही बड़ी, सोचने में बड़ी एक्साइटिंग लग रहा है। तो मैंने कहा उनको तो लोगों ने काफी एक्शन करते हुए देखा है, शायद लोग मुझसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे और जब देखेंगे तो शायद सरप्राइज होके मुझे पसंद कर जाए अगर मैंने अच्छे से किया तो मैंने कहा ये मौका जो है वो एकदम जैकपॉट है, बस मुझे अच्छे से तैयारी करनी है इसकी। इस वजह से अक्षय सर ने ही मुझे अपने उनकी जो सेल्फ डिफेंस अकेडमी है उनके ट्रेनर्स लगवाए कि उनको मुझे बताया कि ये वाला मार्शल आर्ट फॉर्म सीखो। उनके ट्रेनर्स जो उनके अंडर काम करते हैं उन्होंने मुझे ट्रेन किया। कुछ मैंने 2 महीने की, बेबी के समय मैंने 2 महीने की ट्रेनिंग करी थी। 2-2 घंटे मैं रोज़ ट्रेन करती थी, मार्शल आर्ट सीखती थी। और फिर पिक्चर की शूटिंग के दौरान पहला दिन पिक्चर की जो शूट हुई थी बेबी की, वो मेरा ही फाइट सीक्वेंस शूट हुआ था और वो कुछ 1.5 दिन के अंदर हमने वो फाइट सीक्वेंस खत्म कर दिया था पूरा शूट करके। अच्छा, नॉर्मली जो फिल्में हैं उनका सीक्वल बनता है, लेकिन बेबी तो प्रीक्वल था। तो ये कैसे हुआ? बेबी जब रिलीज हुई, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कभी लोगों ने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक बड़ी नॉर्मल से दिखने वाली लड़की, तो अभी बड़ी हीरोइन भी नहीं है, एक ही पिक्चर करी है इसने पहले, उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि मैं कुछ बहुत ऐसे खुद ही मारपीट करने लग जाऊंगी पिक्चर में। तो वो काफ़ी सरप्राइज हुए लोग देख के और रिएक्शंस बहुत ही अच्छे आए मेरे वो 10 मिनट के रोल के लिए। वो शायद उसने सोचने में मजबूर कर दिया नीरज सर को कि कुछ और करते हैं इस कैरेक्टर के साथ। उन्होंने प्योरली बेसिस ऑडियंस रिस्पॉन्स उस बेबी का और मेरे कैरेक्टर का उन्होंने डिसाइड किया कि ये एक पूरी पिक्चर बनाएंगे बैक स्टोरी पे, ये लड़की ये बनी कैसे जो इस तरह से दिखती है और इस तरह की फाइट कर सकती है अपने आप किसी की हेल्प के बिना। जब उन्होंने मुझे ये बात बताई कुछ 3 महीने बाद बेबी के रिलीज के, तो ऑनेस्टली मैंने उनको सीरियसली भी नहीं लिया। मुझे जब फोन आया उनके ऑफिस से कि ऐसा होने वाला है, मैंने कहा ऐसे थोड़ी ना होता है, अभी तो मैं कुछ 2-3 पिक्चरें मैंने मुश्किल से करी हैं, अभी मेरे पे पूरी पिक्चर टाइटल रोल के साथ कैसे बन सकती है, तो मजाक ही हो रहा है। तो मैंने कहा चलो ये तो नहीं होगा। उन्होंने कहा, फिर कुछ महीने बाद फोन आया कि ये डेट्स ब्लॉक कर लो, ये कर रहे हैं। मैं कहा नहीं अभी भी नहीं, अभी एक बारी जब तक फ्लोर पे मैं पहला शॉट नहीं दे देती इस फिल्म का तब तक मुझे यकीन नहीं होगा। और मुझे याद है पिंक रिलीज हुई थी 16 सितंबर और 17 सितंबर को मैंने पहला शॉट दिया था नाम शबाना का। तो वो जो हफ्ता था मेरे लिए इतना, मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल वीक रहेगा वो, पिंक का रिलीज और शबाना की शूटिंग स्टार्ट होना। कभी ये फिक्र नहीं किया आपने उस वक्त जब ये रोल किया कि ऐसा रोल देख के शायद आपको रोमांटिक एंड ग्लैमरस और जो इस तरह के रोल्स हैं वो शायद मिलने बंद हो जाएं? बिकॉज हमारे यहाँ तो एक कैरेक्टराइज हो जाना, मतलब हाँ। एक टाइप हो जाना बहुत ही ईजी है। सही बोल रहे हैं आप। मेरे को एक्चुअली ऑनेस्टली डर था कि ऐसा हो गया कि मेरी इमेज अब इतनी ज़्यादा लोग स्ट्रॉन्ग बना ली है कि शायद मुझे वो छुई मुई लड़की का कैरेक्टर या मेरी एज की लड़की का कैरेक्टर जो मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे उस समय कि अच्छा 20s में जो लड़की है उसमें थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर भी होगा, तो हर चीज़ मेच्योरिटी वाली एक्सपेक्ट होने लग गई थी मुझसे। तो उस समय ना पिंक के रिलीज से जस्ट पहले, पिंक कर चुकी थी शूट में, अभी रिलीज होने वाली थी, बीच में मैंने कुछ 1-2 पिक्चरें ना ऐसी साइन करी जो रेगुलर रोम कॉम वाली थी, छोटी छोटी पिक्चरें थी, रेगुलर रोम कॉम थी, वो करी भी, वो रिलीज भी हुई, बट वो लोगों ने ना देखी ना अप्रिशिएट करी। तो मैंने सोचा कि प्रॉब्लम क्या है, जब बाकी लोग पिक्चर करते हैं, क्योंकि रोम कॉम में कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट तो होती नहीं है, गाने अच्छे होते हैं और अच्छी कॉमेडी होती है तो निकल जाता है, केमिस्ट्री अच्छी होती है। तो मैंने रियलाइज किया मेरे लिए नहीं काम कर रही है पिक्चरें, छोटी छोटी पिक्चरें जो मैं पिक्चर में 10 मिनट का भी रोल करती हूँ तो वो बहुत अप्रिशिएट होता है ऐसा, बट ये रेगुलर हीरोइन वाले रोल अप्रिशिएट नहीं हो रहे मेरे। तो मैंने रियलाइज किया कि शायद मेरी जनता अब वो इस तरह की बन गई है कि उन्होंने एक उम्मीद सेट कर ली है मुझसे कि अगर ये कुछ करेगी तो कुछ रेगुलर नहीं होगा, वो हटके होगा। हाँ, तो अगर मैं रेगुलर करूंगी तो वो नहीं मुझे एक्सेप्ट करेंगे। तो वो चीज़ मैंने जानी रिजल्ट देख के पिक्चरों का। मेरे को डर था कि शायद मुझे वो टिपिकल हिंदी फिल्म हीरोइन वाली फीलिंग नहीं मिलेगी कभी। उसी समय जुड़वा की अपॉर्चुनिटी आई कि उन्होंने कहा कि चलो
ये कुछ करके देखते हैं, क्योंकि उस समय लोगों ने कहा था अब तो ये एक्शन ही करेगी, ये तोड़फोड़ ही करेगी, ये सब। तो मैंने कहा चलो अब ऑफर आया है तो एक बार करके देखते हैं। अब वो रोम कॉम नहीं थी, वो तो फुल ऑन कॉमेडी थी और उसके अंदर बहुत ही ग्लैमराइज होता था। डेविड सर काम कर चुके थे मेरे साथ, तो वो ऑब्वियसली जानते थे कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं। तो मैंने कहा चलो अच्छा मौका है ये वाला ट्राई करने का। आई वर्कड आउट, मैंने अपनी बॉडी पे काम किया क्योंकि उसमें सिर्फ वही उसी की रिक्वायरमेंट थी, तो वो करके मैंने पिक्चर करी। आई थिंक रिस्पॉन्स वॉज ग्रेट देयर। उसके बाद एक्चुअली लोगों ने रियलाइज किया कि इसको हम टैग नहीं कर सकते, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये ग्लैमर नहीं दिखा सकती, ऐसा नहीं है कि ये एक्टिंग नहीं कर सकती। थैंक गॉड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड अ फिल्म लाइक जुड़वा। बहुत सारी और बातें करनी है तापसी तुमसे, लेकिन इस वक्त लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। जाइएगा नहीं, आप देख रहे हैं कोशिश से कामयाबी तक। कोशिश से कामयाबी तक। ब्रेक के बाद कोशिश से कामयाबी तक में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं तापसी पन्नू से। तो तापसी, करियर के बारे में हमने काफ़ी कुछ बातें कर ली, थोड़ी सी आपकी पर्सनल लाइफ में भी जानना है। ये बताइए कि आपने कहा कि आपकी मम्मी ने आपको हमेशा सपोर्ट किया। तो ऐसा कैसे हुआ? यूजुअली मदर्स होती हैं जो ज़्यादा वरी करती हैं और बेटियों को अलाउ नहीं करती हैं बहुत कुछ करना। फादर्स तो भी सपोर्ट कर देते हैं, आपके केस में उल्टा क्यों है? वो इसलिए था क्योंकि आई थिंक मेरी मदर की खुद की लाइफ ऐसी रही है कि शादी से पहले हर चीज़ उनके फादर उन्हें बताते थे करने को, और शादी के बाद हस्बैंड। सो उन्होंने कभी मतलब ऐसी लाइफ नहीं जी जब उन्होंने अपने डिसीजंस खुद लिए हों या अपनी लाइफ अपने तरीके से जी हो, जैसा जो लोगों ने बोला वैसे किया। सो आई थिंक उन्होंने शायद इस वजह से सोचा कि मेरी जो लड़कियां होंगी वो करेंगी जो वो खुद चाहती हैं, तभी चाहे वो प्रोफेशन के लिए हो चाहे वो पर्सनल लाइफ के डिसीजंस हों। मेरी मदर कभी नहीं कहती कि नहीं तुम ऐसा करो और ऐसा मत करो। उनको जो तुम्हारे को सही लगता है, क्योंकि अच्छा बुरा जो भी होगा तुम्हारा डिसीजन होगा, तुम उससे कुछ सीखोगे। सो वो मुझे अपनी खुशी के लिए वो मैं जो करना चाहती हूँ वो करने देती हैं, और शायद उनको अपनी परवरिश पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मतलब ये जो भी करेगी अच्छा, मतलब बुरा नहीं करेगी कुछ। और ये भी तो एक बात है कि आप अपनी छोटी बहन की मम्मा हैं बिल्कुल। उसकी देखभाल आप बिल्कुल एक माँ की तरह करती है, उसके बारे में कुछ बताइए। वो बड़ा ही फनी इक्वेशन है। एक तो ऐसा इक्वेशन है कि मैं उसके लिए खून कर भी सकती हूँ और अपना मतलब मैं अपने जान भी दे सकती हूँ उसके लिए। वो ऐसी इक्वेशन है मेरी उसके साथ। छोटी बहन है, 4 साल छोटी है, और उसके कॉलेज से मतलब मेरे कॉलेज से जब मैं एक्चुअली कमाने लग गई थी थोड़े बहुत पॉकेट मनी वाली मॉडलिंग से, उसको मैं खुद पॉकेट मनी देती थी। मैं पेरेंट्स को नहीं देने देती थी कि मतलब मैं तेरे को पैसे दूंगी तो मुझसे मांग जो तेरे को पॉकेट मनी चाहिए। सो वो तब से लेके जब तक उसने नौकरी करनी चालू नहीं करी तब तक मैं ही उसको पैसे देती थी जो भी उसके खर्चे के होते थे। उसको मैं जबरदस्ती दिल्ली से हैदराबाद ले आई अपने साथ रहने के लिए। उसको वहां पे नौकरी लगवा के दी कि तू मेरे साथ रह, यहाँ पे रह। फिर हैदराबाद से बॉम्बे मूव हुई तो बॉम्बे अपने साथ साथ उसको लेके आ गई, तो अभी भी वो मेरे साथ रहती है। मेरे को एक बिजनेस चालू करने का शौक था, तो मैंने कहा क्यों ना वो चीज़ करूं जो मेरी बहन को भी करने का शौक है, ताकि वो मैनेज कर सके बिजनेस, क्योंकि मैं तो मैनेज कर नहीं पाऊंगी ये काम करते हुए। तो इसलिए वेडिंग प्लानिंग बिजनेस चालू किया, जो कि अभी वो मैनेज कर रही है। 3 साल से वो कंपनी चला रही है जो कि बहुत सक्सेसफुली चला रही है। तो आई थिंक मैंने उसकी इस तरीके से उसकी सो कॉल्ड मम्मी टाइप बिहेव किया, बट आप उससे अगर मिलेंगे तो वो बिल्कुल एक्चुअली ऑपोजिट बिहेवियर लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा बात करने वाली, ज़्यादा हाइपर एक्टिव इंसान हूँ। शगुन जो है वो एकदम मतलब लेडी लाइक, एकदम काम ऐसे बैठने वाली, वो मतलब सोच समझ के बात करने वाली, मतलब एकदम धीरे से बात करेगी, ज्यादा बात भी नहीं करती है इतनी जल्दी। तो वो उसका डिमीनर तो घर में ये होता होगा ना कि जो बड़ी डिसीजंस हैं, ये जो बड़ी बड़ी चीजें करनी है वो आप करती हैं, और जो छोटे छोटे डेली लाइफ की हैं, आई थिंक जैसे आपने पेन यहाँ छोड़ दिया तो वो उठा के सही जगह पे रख देंगी, बंद करना भूल गए, एसी बंद करा, तो आपको पीछे पीछे वो सब ठीक कर लेंगी। हाँ, मेरे घर वाले भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है तो मेरी बहन को पहले फोन करते हैं, वो मेरे को नहीं करते कि अच्छा ऐसा कर देना। वो तो है, वो मेरी बहन के साथ वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल। ये बताइए, आपके साथ रहते रहते उसको कभी ये डिजायर नहीं हुआ कि फिल्म लाइन ज्वाइन करें या एक्टिंग करें? मुझे लगता है कि मेरे साथ रहने की वजह से उसको कभी नहीं फील हुआ कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि उसने रियलाइज किया कि जितना प्रोफेशन बाहर से सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, ये अंदर से उतना सुंदर और अट्रैक्टिव नहीं है। लॉट ऑफ हार्ड वर्क, मेहनत है जो शायद बाहर वाले लोगों को नहीं दिखाई देती। मेरे साथ घर में रह रही है इतने सालों से, तो उसको पता है कि कितना स्ट्रेस या किस तरह की स्ट्रगल होती है, स्पेशली क्योंकि इस प्रोफेशन के अंदर मेरे फैमिली में कोई भी नहीं था, ना मुझे कोई ऐसा गॉडफादर था, ना मेरे पास 3 मूवी डील्स थी कोई स्टूडियोज के साथ।
साथ, तो उसने एक्चुअली में मेरा स्ट्रगलिंग फेज, जो दिमाग का स्ट्रेस था, वो सारा उसका सामने आकर निकलता था। तो उसने इतना क्लोजली देखा है कि उसको 100% यकीन है मैं ये नहीं करूंगी। वो एक्चुअली में बिना कुछ करे स्टार है घर की, सारी उसको प्रिविलेज और जो भी प्रिविलेजेस होती हैं या आसानी से उसको घर बैठे बैठे जो घर के अंदर वो स्टार है, घर के बाहर आप। हाँ, ऐसा है ऐसा कुछ? ही है, ऐसा एग्जैक्टली ही है। मतलब इनफैक्ट घर में भी कोई भी घर में होता है ना, पहला बड़ा बच्चा जो होता है उसको सारी लड़ाई पहले लड़नी होती है, दूसरे जो छोटा भाई बहन होता है उसके लिए चीजें आसान हो जाती है उसके बाद, तो वो हो गया। अच्छा, आप थोड़ा बहुत खाने वाने की भी बात कर ले। मैं भी दिल्ली की, और मुझे बंगाली मार्केट की चाट आज तक याद रहती है, और मैं जब जाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि एक राउंड मार लूँ और वहाँ की चाट खा लूँ गाड़ी में बैठ के, बड़ा मजा आता है। तो तुम्हें क्या क्या मिस करती हो दिल्ली के खाने के बारे में? खाना तो बहुत ही मिस करती हूँ मैंने, ऑनेस्टली। मैं खाने की इतनी शौकीन होती थी, मैं उस टाइम पे मैं वे भी ज्यादा करती थी। मैं अभी इतनी पतली नहीं थी जितनी अभी हूँ। मैं सबको ये बोलती हूँ क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर निकल आई हूँ इसलिए मैं अपना वेट लूज कर पाई हूँ, वरना मैं कभी नहीं लूज कर पाती। चाहे वो मेरे घर के पास प्रशांत विहार में एक छोले भटूरे वाला बैठता था, हरिओम वाला, वो हो, अलबेग के शावर में हो, वो कोई बिट्टू टिक्की वाले की टिक्की होती है वहाँ पे। दिल्ली में लोग ना 15 रुपए की चाट खाने के लिए कुछ 200 रुपए का पेट्रोल खर्च कर देंगे और जाएंगे कुछ 15-20 किलोमीटर 1 घंटा के वहाँ की चाट खा के आएंगे। खड़े होके बॉम्बे वाले सोचेंगे भी नहीं ऐसा, कभी भी हम नहीं। कहेंगे पास में है तो खा लेंगे, नहीं तो छोड़ो। हाँ, वरना कभी गए उस तरफ तो खा लिया। तो वहाँ भारत नगर में खड़े होके लाइन में लोग दही भल्ले लेने के लिए खड़े होते हैं आज तक। तो वो जो थ्रिल है ना, वो खड़े होके गोलगप्पे खाने का वैन से। और सर्दियों का जो मौसम है उसमें जो चीजें मिलती हैं, गरम सर्दियों का गरम मौसम ना, शक्करकंदी और वो सब वो जो रेडी पे बेचने आते हैं, वो गोल्डन मटके में बड़े सारे वो चने कुलचे होंगे, वो सब मतलब मेरे दिल्ली में ही छूट गए। शुक्र है एक्चुअली, एक तरीके से सोचे छूट गए, ना नहीं पतली हो पाती मैं कभी नहीं छोड़ सकती थी वो सब चीजें। अच्छा, ये बताइए कि आप थोड़ी सी विमेंस लिप टाइप लगती हैं मुझे, तो ये बताइए कि औरतों के लिए क्या झगड़ती हैं या कुछ ऐसा कुछ है, या क्या सोचती हैं आप? ये तो है। और दिल्ली और बॉम्बे, देख हैदराबाद रही, फिर दिल्ली से हैदराबाद गई, हैदराबाद से बॉम्बे, तो औरतों की तरफ जो नजरिया और जो ट्रीटमेंट है टुवर्ड्स वुमेन, उसमें कितना फर्क पाया आपने इन तीनों शहरों में? देखिए, ये तो है क्योंकि खुद औरत हूँ, तो इसलिए वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो एकदम सामने दिखता है। घर में तो नहीं था क्योंकि भाई नहीं था कोई, तो कोई ऐसा था नहीं कि मतलब इसको ज्यादा कुछ मिल रहा है, मेरे को नहीं मिल रहा। बाहर जाके छोटी छोटी चीजें में मतलब मिलता था कि अच्छा अगर लड़की हो तो इस समय घर से बाहर रहोगे तो तुम्हारा कैरेक्टर अच्छी तरीके से नहीं देखा जाता, जो वो सब चीजें जो पिंक में बताई गई, वो ऐसी तुम्हारे लिए इमेज वही कैरेक्टर पे ठप्पा हो जाता है अगर तुम कुछ चीजें करते हो तो वो उस तरह की मुझे लगता है। अच्छा, लड़का करे तो ठीक है, लड़की करे तो गलत है। तो मतलब वो जो परसेप्शन था मुझे बहुत अखरते थे बचपन से ही कि मतलब क्यों ऐसा। वही जैसे मैंने कहा, क्यों, अगर मुझे लॉजिकली आंसर नहीं दोगे तो फिर मैं क्वेश्चन करूंगी और उसके अगेंस्ट एक्ट करूंगी। तो वही मैंने करना शुरू किया। मैंने वो सब चीजें करी जो मुझे लोग कहते थे कि तुम लड़की हो नहीं कर सकती, इंक्लूडिंग राइडिंग अ बाइक। फॉर स्मॉलेस्ट थिंग लाइक मैंने कॉलेज के दौरान मैंने डिसाइड किया कि क्यों लड़कियां बाइक नहीं राइड करती। लोग बोलते हैं कि लड़कियों के लिए स्कूटी या स्कूटर चलेगा, लड़के बाइक चलाएंगे। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है बाइक में? तो मैंने जबरदस्ती जाके बाइक सीखी, मैं आज तक चलाती हूँ कि बाइक चलानी सीखी। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसी हर चीज जो मुझे लगता है कि सिर्फ इसलिए कि भगवान ने हमारे को एक फीमेल बना के भेजा है, इस वजह से हमारे को चीजें कुछ नहीं मिलेंगी या हमारे को गलत तरीके से देखा जाएगा, ये फेयर नहीं है। तो उसके जो भी चीज़ कर सकती हूँ अपने हाथ में, अपने दायरे में जो है वो करती हूँ। तो ये सुन के ऐसा लगता है कि जैसे पिंक फिल्म की स्क्रिप्ट आपको दिमाग में रख के ही लिखी गई। यू नो, आई मीन एक थॉट जो मैं कह रही हूँ कि एक लड़की सोचती कि मैं ये कपड़े ऐसे क्यों नहीं पहन सकती, मैं ये क्यों नहीं कर सकती, यू नो, जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमन। तो जब आपके पास ये स्क्रिप्ट आई, और कैसे आई पिंक की स्क्रिप्ट, और जब आई तो आपको लगा कि गॉड दिस इज सो क्लोज टू मी, यू नो, इन जस्ट इन द वे ऑफ थिंकिंग, कि यू नो ये नजरिया कि जस्ट बिकॉज मैं लड़की हूँ तो व्हाट्स द बिग डील। हाँ, ये स्क्रिप्ट जब मेरे पास मुझे कॉल आया सुजीत सर के ऑफिस से कि ये कुछ इस तरह का टॉपिक है जो हम एड्रेस करना चाहते हैं। 3 लड़कियों की कहानी है जो कुछ हादसे की वजह से फंस जाती हैं एंड फिर वो कैसे कोर्ट केस फाइट करती हैं। इतना बताया उन्होंने मुझे फ़ोन पे। मैंने कहा हाँ ठीक है, सही है, आती हूँ मिलने के लिए। मैं उस समय ये पता नहीं था बच्चन सर पिक्चर में है, मुझे बोला था ये टॉपिक है। और ये टॉपिक मेरे को क्योंकि दिल्ली की लड़की हूँ तो इसलिए इतना क्लोज है कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ। तो कहते नहीं तुम आके पढ़ो स्क्रिप्ट, आके देखो तुम्हारे को करनी है कि नहीं। और ये बताओ, सुजीत सर ने मुझे एक्चुअली पर्सनली फ़ोन करके पूछा था ये बात कि
कि इस तरह के टॉपिक पे तुम्हें लगता है फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि अभी तक बनी नहीं है इस तरह के टॉपिक पे डायरेक्ट फिल्म। तो मैंने कहा कि बिल्कुल बननी चाहिए, मैं देखने जाऊंगी, अगर एज एन ऑडियंस मैं पैसे देके देखने जाऊंगी ऐसी पिक्चर। तो उन्होंने कहा ठीक है आके पढ़ो। तो जैसे मैंने स्क्रिप्ट ली, उन्होंने कहा ये स्टोरी है बेसिक, आप पढ़ो। मैंने कहा मैं करूंगी। कहते नहीं फिर भी पढ़ लो। मैंने कहा चलो फॉर्मेलिटी पढ़ लेती हूँ। फिर उन्होंने कहा बच्चन सर हैं पिक्चर में। मैंने कहा ये तो मतलब सोने पे सुहागा, ये तो बोनस मिल गया मेरे का, मैं तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो मैंने कहा ओ वाह, मतलब अब तो ग्रेट हो गया। फिर जब जाकर मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट और वो वाला ड्राफ्ट जो मुझे दिया गया था टू इवेंचुअली जो हमने शूट करी, बहुत फर्क था उन सब के अंदर। और उसके अंदर ये फर्क था कि मैं हूँ, चाहे कीर्ति हो, चाहे एंड्रिया हो, हम सबकी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस उसके अंदर डाले गए। आप अगर याद करें पिंक के अंदर वो एक कटघरे में खड़े होकर जब मैं बोलती हूँ कि मैं माँ बाप के साथ इसलिए नहीं रहती क्योंकि मैं काम करती हूँ और मैं रात को लेट आती हूँ तो मेरे घर वाले डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए अलग रहती हूँ मैं। ये एक्चुअली मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोला था। हालांकि चलो मैं दिल्ली नहीं रहती हूँ, बट मुझे कभी जब दिल्ली जाती हूँ और रात को बाहर जाती हूँ लेट, अगर कभी आ गई मैं, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे मैं दोस्तों के साथ गई हूँ, मेरे घर वाले सोते नहीं हैं जब तक मैं घर में नहीं आया, चाहे वो रात के 1 बज जाए। तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि वो इस उम्र में क्यों जागे रहे हैं 1 बजे तक, कि जस्ट बिकॉज की लड़की घर नहीं आई है वापस। तो मुझे वो बहुत बुरा लगता था। तो इसलिए वो मेरा पर्सनल इनपुट था। चाहे वो किस तरह के कपड़े पहन के लड़की किस जगह जाएगी, वो मेरे को खुली छूट दी गई थी। तुम बताओ कि तुम तो अपना ही कैरेक्टर ऑलमोस्ट प्ले कर रही हो, तो बताओ कि कैसे किस तरह के कपड़े। जबरदस्ती ये नहीं कि अच्छा लड़कों के साथ घूमने जा रही है तो छोटे कपड़े ही डालेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। सो जो मेरा दिल्ली में तो आप सलवार कमीज में जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर रॉक शो में जाऊंगी तो ऐसे कपड़े डाल के जाऊंगी, अगर मैं किसी के घर किसी से मिलने जाऊंगी तो ऐसे कपड़े डाल के जाऊंगी। तो वो उन्होंने मुझे खुली छूट दे रखी थी, क्योंकि कैरेक्टर मेरी पर्सनैलिटी को मद्देनजर डिजाइन किया गया था। तो वो काफी अच्छा मेरे को बेनिफिट मिला। तो ये एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद जो गेम्स हुई, अवार्ड्स, ये वो, अब आप क्या करना चाहती हैं? इतना बड़ा, इतना कुछ कर लिया इतनी यंग एज में। एक्चुअली इतना कुछ मुझे नहीं लगता कि यार, आई थिंक वो जब तक फील, अगर मुझे किस दिन फील होगा ना बहुत हो गया, तो मैं लाइफ से रिटायर हो जानी चाहिए उस दिन। तो अभी ऐसी फीलिंग है कि अभी तो बहुत कुछ करना है। तो वो पिंक से तो शुरुआत हुई है। जो भी अवार्ड, अक्लेम या जो प्यार मिला है पिंक से, वो तो लिटरली मेरी इंट्रोडक्शन थी कि अच्छा अब ये इंट्रोडक्शन होगी, अब आगे देखते हैं यहाँ से कहाँ जाते हैं। तो वो बहुत अच्छा इसलिए हुआ क्योंकि वो फिल्म की वजह से लोगों ने मेरी पोटेंशियल रियलाइज करी। और उसके बाद से जिस तरह के ऑफर्स आ रहे हैं मुझे आज तक, ऑन एन एवरेज हफ्ते में 1 पिक्चर वुमेन सेंट्रिक मुझे मिलती है। और सुनाते हैं लोग मुझे। अब कर नहीं पाती मैं सारी, जितनी जो मुझे बेस्ट लगेगी मैं उसमें से करूंगी, बट जो रिस्पॉन्स आया है, किसी ने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ सीरियस पिक्चर करेगी, कॉमेडी की भी आती है मुझे ऑफर, बट ज्यादातर फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली, जिसमें हीरो लड़की है, वैसी पिक्चरें बहुत आती हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के कि मतलब लोग मुझे इस लायक समझते हैं प्रोड्यूसर्स कि वो मेरे पे अपना पैसा लगाना चाहेंगे, मेरे को हीरो बनाना चाहेंगे। तो उस तरीके से चेंज हुआ। और जिस तरह से मैंने वेडिंग प्लानिंग कंपनी चालू करी थी, वो ये भी सोच के करी थी कि एक इस तरीके के मतलब ब्रांच आउट करना है ऐसी जगह जहाँ पे एक्टिंग से कोई लेना देना ना हो जिस चीज का, क्योंकि हो सकता है कल मेरा मूड ना करे एक्टिंग करने का, मुझे नहीं अच्छे रोल मेरे पास एक स्टैंड बाय, एक सेकंड प्लान होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मेरे को पता है जिस दिन मुझे अच्छे रोल नहीं मिलेंगे मैं बहुत ग्रेसफुली एग्जिट करूंगी। बहुत लंबा सोचती हो, बहुत आगे तक सोचती हो। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं करना कि लोग कहें अच्छा अब तो तुम मम्मी, दादी, चाची, भाभी के रोल करने लग जाओ। मतलब वो अगर मुझे अच्छे लग रहे हैं रोल तो करूंगी, नहीं लग रहा तो मैं नहीं करूंगी, क्योंकि एक्टिंग किसी मजबूरी या ऐसे मतलब क्रेजी पैशन के लिए नहीं चालू करी थी। मजा आने लग गया तो कर रही हूँ, जिस दिन मजा खत्म हो जाएगा उस दिन नहीं करूंगी। तो इस वजह से मैंने कुछ और चीजों का प्लान कर रखा है। जैसे कि एक तो हो गई ये कंपनी जो मेरी बहन चला रही है, आगे भी मैंने कुछ इस तरह के 1-2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो अपने बिजनेस जो स्टार्टअप्स होते हैं जिनको बोलते हैं, वो सोच रखे हैं, जो धीरे धीरे समय के साथ करना शुरू करती रहूंगी साथ साथ में, और जिनका कोई लेना देना नहीं होगा एक्टिंग से। बहुत खूब तापसी, तुमसे बातें करके बहुत मज़ा आया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला एक्चुअली मुझे आज। एक छोटी सी लड़की से आपके सामने एक डायरी रखी है, समय ख़त्म हो रहा है, मैं बहुत सारी और बातें करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पाऊंगी। इसमें आप अपना ऑटोग्राफ और हमारी ऑडियंस के लिए कुछ लिख दीजिए। एक लाइन लिखूंगी जिसको मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि जब लोग मुझे पूछते हैं, सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरा उन सब का मेरे से यही होता है कि बिना गॉडफादर के, बिना किसी फैमिली बैकिंग के कैसे तुम यहाँ तक कैसे पहुँच के यहाँ पे, तो मैं उनको एक लाइन बोलती हूँ, जिसका कोई नहीं होता उसकी जनता होती है। सो वो लिखूंगी आपकी जनता के लिए।
से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक, कोशिश से कामयाबी